Hello everyone, myself Vishnu Raman. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal Fable. आज हम लोग अपने आईपीसी या बीएनएस के लेक्चर सीरीज जो हमारा आईपीसी या बीएनएस का जो लेक्चर सीरीज है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन मतलब साधारण अपवाद, और उस जनरल एक्सेप्शन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नेसेसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता। और ये नेसेसिटी को वी आर कंसिडरिंग एज अ जनरल डिफेंस। क्यों डिफेंस कंसीडर किया जा रहा है, यही हम लोग आज समझने वाले हैं, और इसका क्या प्रोविजन है ये समझने वाले हैं। तो अब आईपीसी के सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे चैप्टर 4 के सेक्शन 81 में प्रोवाइडेड है, और बीएनएस के चैप्टर 3 के सेक्शन 19 या 19 में प्रोवाइडेड है। ठीक है, इसके बाद नेसेसिटी में अगर हम देखें इसका लीगल प्रोविजन, तो ये तो हमारा हो गया लीगल प्रोविजन। और अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो हमारे ये हेनरी डी ब्रैक्टन एक जूरिस्ट हैं जो 13वीं सेंचुरी के हैं। ठीक है, 13th सेंचुरी के एक जूरिस्ट है हेनरी डी ब्रैक्टन। इन्होंने एक स्टेटमेंट क्या दिया कि दैट विच इज अदरवाइज नॉट लॉफुल इज मेड लॉफुल बाय नेसेसिटी। कुछ ऐसी चीजें जो जनरली लॉफुल नहीं होती हैं वो नेसेसिटी की वजह से लॉफुल हो जाती है ना। दैट विच इज अदरवाइज नॉट लॉफुल मतलब जनरली वो लॉफुल नहीं है, इलीगल है, बट इज मेड बाय लॉफुल बाय नेसेसिटी, मतलब क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट थी इसलिए वो लॉफुल हो गई ना। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग नेसेसिटी के लिए अगर देखें कोई ऐसा लैटिन मैगजिम है जो नेसेसिटी के लिए रिक्वायर्ड है, तो दो मैगजिम हमको देखने को मिलता है। पहला है कोड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, दैट मींस नेसेसिटी नोज नो लॉ। ये आप लोग सुने ही होंगे कि नेसेसिटी के जहां पे आवश्यकता होती है वहां पे कोई कानून काम नहीं करता है। दूसरा मैगजिम है नेसेसिटास विंगसिट लीगम, दैट मीन्स नेसेसिटी ओवरकम्स द लॉ, या नेसेसिटी प्रिवेल्स द लॉ, या नेसेसिटी ट्रायम्फ्स द लॉ। मतलब विधि के ऊपर नेसेसिटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। जहां पे नेसेसिटी होती है वहां पे लॉ की हम इंपॉर्टेंस, क्योंकि लॉ जनरली हम जान रहे हैं कि लॉ इज मेड टू रेगुलेट द सोसाइटी, और हम सोसाइटी को रेगुलेशन करने के लिए लॉ बनाए हैं। तो अल्टीमेट एम क्या है कि सोसाइटी कैसे वेल फंक्शनिंग हो, कैसे सोसाइटी का अच्छा फंक्शन हो, ये अल्टीमेट एम है। तो अगर नेसेसिटी वहां आ जाती है, जैसे सपोज कीजिए कि अ पर्सन इज गोइंग और उसको एक कार से चला के जा रहा है, उसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते पे जाएगा, मतलब कार की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसको ब्रेक तुरंत नहीं किया जा सकता। अगर ब्रेक करेगा तो पूरी कार पलट जाएगी जिसमें 10 लोग मारे जाएंगे। दूसरा रास्ता है कि उस सामने उसके कुछ लोग अचानक से आ जाते हैं, मान लीजिए दो लोग आ जाते हैं, तो उन दो लोगों की एक्सीडेंट हो सकती है अगर उसने ब्रेक नहीं मारा। ब्रेक मारा तो उसकी पूरी कार पलट जाएगी, 10 लोग मारे जाएंगे। और ब्रेक मारा तो सिर्फ दो लोग, ब्रेक नहीं मारा तो सामने जो दो लोग हैं सिर्फ वही लोग मारे जाएंगे। तो द लॉ ऑफ नेसेसिटी स्टेट्स दैट इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरी वाली कंडीशंस को एक तरह से आप दूसरी वाली कंडीशंस को होने देंगे नेचुरली, क्योंकि दोनों में से एक तो होना ही है ना। तो यू विल हैव टू अवॉइड द जो ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है उसको आपको अवॉइड करना है, जो कम खतरनाक सिचुएशन है उसको होने देना है। यही है प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने बेयर प्रोविजन पे, सेक्शन 81 का, जो हमारे आईपीसी में प्रोवाइड है, या सेक्शन 19 जो है हमारा बीएनएस का है। तो हम लोग 19 पढ़ लेते हैं। बात एक ही है, चाहे आप 19 पढ़िए चाहे 81 पढ़िए जो आपके पास बेयर एक्ट है, कोशिश कीजिए कि आप लोग नए वाली बेयर एक्ट से पढ़िए। तो सेक्शन 19 स्टेट्स एक्ट likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm। मतलब वो कार्य जिससे संभावना तो है, लाइकलीहुड तो है कि दैट एक्ट में कॉज एक्चुअली सम काइंड ऑफ हार्म, बट क्या कर रहा है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के किया जा रहा है। और तीसरी चीज क्या कर रहा है
कि एंड प्रिवेंट अदर हार्म, और किसी बड़े दुर्घटना को बचाने के लिए वो एक्ट किया जा रहा है। मतलब उसमें संभावना है कि एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए छोटी दुर्घटना की जा सकती है। बेसिकली इसका यही मतलब है। प्रोविजन पढ़िए, नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। मतलब कोई भी कार्य अपराध नहीं है केवल इस बात से कि वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो जानता था कि ऐसा घटना होने वाली है, ऐसी दुर्घटना होने वाली है। बट इसमें क्या कहा कि इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, जो दुर्घटना उसने किया है उसको करते समय उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। जिस दुर्घटना से जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना को उसने एक्चुअली जनरली नहीं किया, उस दुर्घटना को करने के लिए उसने एक बड़ी दुर्घटना को टालने के लिए उस दुर्घटना को किया। ठीक है, तो यही इसमें कहता है कि आप बड़ी दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए छोटी दुर्घटना कर सकते हैं, छोटी घटना कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच ए नेचर एंड सो इमिनेंट टू एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग दैट एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म। ये चीज प्रत्येक जितने भी इंसिडेंट आएंगे, जितने भी केसेज आएंगे, प्रत्येक केसेज में ये चीज सब्जेक्टिव होगा। ये हर बार डिसाइड किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कि क्या ऐसी परिस्थितियों में वो जो दुर्घटना की गई है क्या उसका किया जाना रीजनेबल था या नहीं था। अगर रीजनेबल नहीं होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 81 का। सेक्शन 81 के बेनिफिट लेने के लिए आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि वो रीजनेबल होना चाहिए। मतलब उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपको वो दुर्घटना ही करनी थी। जैसे ये हमने कार वाला एग्जांपल बताया, आपकी कार जो है पहाड़ी से उतर रही है, मतलब पहाड़ी वाला रास्ता है और बहुत ज्यादा स्पीड में है। स्पीड होना वो नेचुरल है, क्योंकि पहाड़ी से उतरते समय आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और उस समय दो लोग आ जाते हैं, तो आप या तो ब्रेक लगाएंगे गाड़ी में और या तो उन दोनों लोगों को उड़ाते हुए चले जाएंगे। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अगर ब्रेक लगाते हैं तो आपकी 10 लोगों की डेथ होगी, गाड़ी में जितने लोग हैं सब कार पलटेगी, सारे लोग मारे जाएंगे। तो आप यहाँ पे छोटी दुर्घटना कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्रोविजन। अब इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए द कैप्टन ऑफ ए वेसल, ए जो एक जहाज का क्या है, कैप्टन है। जहाज वेसल मीन्स होता है पानी की जहाज। सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, बिना किसी उसकी तरफ से, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के, फाइंड्स हिमसेल्फ इन सच ए पोजीशन, उसको ऐसा पता चलता है कि वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है दैट बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल, जब तक कि वो अपनी जहाज रोकेगा, ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन अ बोट बी, उसको एक दूसरी जहाज जिसका नाम बी है उसके ऊपर उसको अपनी जहाज को क्रॉस ओवर करना होगा, रन डाउन करना होगा। मतलब उस जहाज को वो एक तरह से दबाते हुए आगे निकल जाएगा। तो वो चाहता तो है कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो अचानक पहुंच गया है कि बी वाली जो बोट है उसके सामने एकदम जस्ट नियरेस्ट सिचुएशन में आके खड़ी हो गई है। अब क्या करता है, he must inevitably run down a boat B with 20 or 30 passengers on board, जिसपे कम से कम 20 या 30 लोग हैं। बी वाली जहाज में कम से कम 20 या 30 लोग हैं। और क्या करता है, unless he changes the course of his vessel, that by changing his course he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers on board। तो पहला उसके पास ऑप्शन है कि जहाज बी उसके जस्ट सामने है, वो अगर जहाज बी के ऊपर अपनी जहाज चढ़ा देता है तो उसमें 20 से 30 लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ उसके पास क्या ऑप्शन है कि एक जहाज सी है जिस रास्ते में अगर वो घूमेगा तो सी जहाज उसके रास्ते में आ जाएगी, और उसमें मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो है 2 लोग हैं जो मारे जा सकते हैं। मतलब एक तरफ 20 से 30 लोग मारे जा सकते हैं, दूसरी तरफ 2 लोग मारे जा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है कोई। ठीक है, तो विच ही में पॉसिबली क्लियर, और ऐसी संभावना भी है कि वो बचाया भी जा सकता है। ठीक है, अब आगे क्या करा, हेयर इफ ए अल्टर्स हिज कोर्स विथ एनी इंटेंशन टू विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन द बोट सी एंड इन गुड फेथ
for the purpose of avoiding the danger to the passengers in boat B, he is not guilty of an offense, though he may run down the boat C by doing an act which he knew was likely to cause that effect, if it be found as a matter of fact that danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down boat C। अब जैसे उसके पास वो ऑप्शन था कि वो अवॉइड कर देता, या तो बी के ऊपर चढ़ा देता या तो सी के ऊपर चढ़ा देता। सी वाले में केवल 2 लोग हैं, बी वाले में 20 से 30 लोग हैं। तीसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है। हाँ, बी जिधर सी वाली जहाज है उसको लगता है कि अगर हम सी वाली की तरफ जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि मैं सी को बचाते हुए निकल जाऊं, और ऐसा ही करने के उद्देश्य से उसने अपनी जहाज सी की तरफ घुमाई और एक्सीडेंटली सी जहाज जो है, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी तो थी ही और उसको नॉलेज भी था, जो जहाज का कैप्टन था ए जहाज का, उसको पता भी था कि जहाज उसके ऊपर जा सकती, लेकिन उसने ऐसी दुर्घटना को न करने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हुए अपनी जहाज को आगे बढ़ाया, बट एक्सीडेंटली क्या हो गया, वो जहाज सी के ऊपर रन डाउन हो गई और सी जहाज के लोग 2 लोग मारे गए। तो यहाँ पे ए जहाज के कैप्टन की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज दिस एक्ट वाज डन फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग अ ग्रेटर हार्म ना। उसने 20 से 30 लोगों की जान बचाने के लिए 2 लोगों की जान ली, और इसलिए ये एक्ट जो है उसकी क्या होगी, उसका इम्यून्ड फ्रॉम लायबिलिटी होगा, उसमें सेक्शन 81 का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर इसी इलस्ट्रेशन में चूंकि उसका इंटेंशन क्रिमिनल होता है, उसको पहले से पता होता अच्छा जो सी वाली जहाज है इसमें जो 2 लोग हैं मेरे दुश्मन हैं, इनको तो मार ही देना है और बहाना हमको मिल ही जाएगा, तो फिर उसको सेक्शन 81 का लायबिलिटी जो है लायबिलिटी हो जाती, मतलब उसका बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन सीधे सीधे मना कर रहा है कि क्रिमिनल इंटेंशन शुड नॉट बी देयर। इलस्ट्रेशन बी पढ़िए। A in a great fire pushed down the houses in order to prevent the conflagration from spreading। ए जो है क्या करता है, कुछ घरों में आग लगी हुई है और उस घर को, एक घर में आग लगी हुई है, उस घर की आग को फैल ना जाए इसलिए उसने उस घर को गिरा दिया। He does this with the intention in good faith for saving human life and property। उसने मनुष्य की जान और प्रॉपर्टी मतलब जान माल दोनों की ही सुरक्षा करने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया, उस घर को गिरा दिया। Here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty for the offense। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो एक्ट ए ने किया, मतलब जो घर उसने गिराया, क्या वो इतना जरूरी था, क्या वो घर को गिराना जरूरी था, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था? अगर ऐसा है तो ए की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। मतलब आप किसी का घर जैसे ऐसे नहीं गिरा सकते इंटेंशनली, जरा से आग लगी आप गए पूरा घर गिरा दिए अपना कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था टू सेव द प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये हमारा 2 इलस्ट्रेशन हो गया, पहला एक जहाज वाला और दूसरा एक झोपड़ी वाला। ठीक है, और तीसरा एक एग्जांपल हमने जनरली आपको हाइपोथेटिकल बताया, आपको कार ड्राइविंग वाला। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई भी एक्सीडेंट से डेथ होने वाली है, तो आप जो है टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म यू आर अलाउड टू कॉज अ लेसर हार्म। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे इसेंशियल्स पे। इसेंशियल्स ऑफ नेसेसिटी, यह सेक्शन 81 या 19। इसका इसेंशियल क्या है? पहला होना चाहिए एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट मतलब आपके पास क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर क्रिमिनल इंटेंशन है, आपने जो घर गिराया उसका ये सोच के गिराया कि ये तो मेरा दुश्मन है इसी बहाने गिरा देते हैं, तो आप लायबल होंगे। दूसरी चीज होना चाहिए, जो एक्ट आपने किया है वो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ मतलब व्हाट यू डिड इज टू
save the property, to save the life, not to destroy the life, not to destroy the property. ठीक है। तीसरी इंटेंशन जो होना चाहिए, टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म। या टू प्रिवेंट फ्रॉम ग्रेटर हार्म, मतलब आपने जिस एक्ट को किया है, एक्चुअली आपने बड़े वाले नुकसान से बचाने के लिए वो एक्ट किया है। तो बेसिकली आपको सेक्शन 81 पढ़ने के बाद ये 3 इसेंशियल्स मिलेंगे जो रिक्वायर्ड है फॉर द बेनिफिट या फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 81 या सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस। ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने केसेस पे, क्योंकि केस के ही हिसाब से हमको पता चलेगा कि क्या कैसे जजमेंट आता है। ठीक है। तो इसमें पहला केस है यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस होम्स 1842। कल की तरह हम फैक्ट नहीं लिखेंगे, केवल केस लिखेंगे और बताते जाएंगे। तो पहला केस क्या, यूनाइटेड जस्ट अ मिनट, ठीक है। 1842 का केस है, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस होम्स। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक जहाज थी और वो जहाज जो है लगभग 65 लोग उसमें 65 पैसेंजर्स प्लस 17 क्रू मेंबर्स। ठीक है। 65 पैसेंजर्स और 17 क्रू मेंबर्स को लेके वो जहाज जा रही थी। पहला इलस्ट्रेशन देखिए, आपको जस्ट ऐसे मैच कर रहा है ना, और थोड़ा सा अंतर है, लेकिन लगभग वही है। एक पानी में जहाज जा रही थी जिसमें 65 पैसेंजर थे और 17 क्रू मेंबर्स वो होते हैं जो जहाज को चलाने के लिए काम करते हैं। मान लीजिए अब उसमें उस जहाज का एक एक्सीडेंट हो गया, वो जहाज एक आइसबर्ग मतलब एक बड़े बर्फ के टुकड़े से टकरा गई और वो जहाज टकराने के बाद डूबने लगी। जैसा कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी, एक टाइटैनिक मूवी ना, तो वो जहाज टकराने के बाद डूबने लगी। तो जब डूबने लगी तो उस जहाज से जो पैसेंजर्स थे उनको बचाने के लिए और एक्चुअल में ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, आ, आ, कुछ पैसेंजर्स को जो उस जहाज में बैठे हुए थे उनको फेंक दिया गया। कुछ पैसेंजर्स को जहाज से फेंकने के बाद बाकी पैसेंजर्स को बचा लिया गया, लेकिन कुछ पैसेंजर्स को जब जहाज से फेंक दिया गया तो इट वाज कंटेंडेड इन दिस केस कि सर एक्चुअली द कैप्टन इज लायबल फॉर द मर्डर ऑफ दोज पर्संस ना। तो यहाँ पे चूंकि हम देख रहे हैं कि ये नेसेसिटी है, ऐसा रिक्वायर्ड था कि अगर उन लोगों को जहाज से नहीं फेंका जाता तो क्या होता, उन लोगों की डेथ हो जाती। द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 81 वाज क्लेम्ड एक्चुअली ना। लेकिन न्यायालय ने क्या कहा, ठीक है आपको नेसेसिटी एज ए डिफेंस मिल जाएगा, बट यू विल हैव टू exercise necessity, yeah, you will have to opt the necessity only in a restricted manner। बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस में आपको नेसेसिटी का यूज करना होगा। आप इसका एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते है ना। जैसे नेसेसिटी का आप आर्बिट्रेरी मैनर में यूज नहीं कर सकते हैं। नॉट इन आर्बिट्रेरी मैनर, आपको इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन यूज करनी होगी। ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी देयर। केवल जो है स्पेसिफिक, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तभी आप नेसेसिटी का यूज कर सकते हैं। मतलब इस केस में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस होम्स के केस में क्या कहा कि यू कैन नॉट
use necessity as a weapon. It may be available as a defense, but only in specified conditions. कुछ स्ट्रिक्ट परिस्थितियों में ही आप इसका यूज कर सकते हैं ना। कुछ कंडीशंस बता दिया, स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ठीक है। बिना उसके आप नेसेसिटी का यूज नहीं कर सकते हैं। उन परिस्थितियों में ही आप नेसेसिटी का यूज करेंगे जब आपको कोई ऑप्शन और दूसरा नहीं रहेगा। ये हो गया। इसके बाद हम दूसरा केस पढ़ेंगे जो नेसेसिटी का सबसे लीडिंग केस कहा जा सकता है। रेजिना वर्सेस डेडली एंड स्टीफेंस 1884, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, इसमें 3 दोस्त थे जो समुद्र में ऐसे घूमने के लिए निकले थे। कौन कौन? डडली एंड स्टीफेंस तो हो ही गए, और तीसरा एक रिचर्ड पार्कर था, ठीक है। कौन कौन लोग थे? एक हो गया डडली, हो गया दूसरा स्टीफेंस, हो गया तीसरा रिचर्ड पार्कर। रिचर्ड पार्कर जो कैबिन बॉय था, ठीक है। मतलब 2 लोग 3 मित्र थे बेसिकली, एक जो कैबिन बॉय था और दूसरे डडली एंड स्टीफेंस थे। और इन लोगों का क्या हुआ, एक्सीडेंटली ये लोग समुद्र में भटक गए। कितने दिन तक? हफ्तों तक भटक गए। और उसके बाद हफ्तों तक भटकने के बाद इन लोगों को कोई भी खाना इनके पास नहीं बचा, कोई भी पानी नहीं बचा, क्योंकि समुद्र का पानी भी आप लोग नहीं पी सकते हैं। दैट वाटर इज नॉट एक्चुअली ड्रिंकेबल वाटर। तो अब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो व्हाट दे डिड, दे किल्ड मिस्टर रिचर्ड पार्कर की उन्होंने अपने दोस्त रिचर्ड पार्कर की हत्या कर दी। और हत्या करके बाद उसका मांस खा के वो लोग अपनी जान बचाए। मतलब उन लोगों ने अपने दोस्त की हत्या करके उसका मांस खाया, ठीक। और उसके बाद जब न्यायालय में दे वेयर चार्ज फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, तो दे क्लेम्ड सर इट वाज अ नेसेसिटी। दी, अगर जैसे तीनों ही मारे जाते, अगर खाना ना मिलता तो हम मतलब डडली, स्टीफेंस और रिचर्ड पार्कर तीनों ही मारे जाते। इन लोगों का कंटेंशन था कि चूंकि रिचर्ड पार्कर पहले से ही कमजोर था, ही वाज जस्ट अबाउट टू डाई, दैट्स व्हाई वी किल्ड हिम टू सेव आवर लाइव्स ना। हमने नेसेसिटी के लिए ऐसा किया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम और कुछ करते। तो इसमें नेसेसिटी का प्ली जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है। क्या कहा? यू कैन नॉट किल others to save your life. You cannot kill others to save your life। मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं ले सकते हैं। कहा कि किलिंग एन इनोसेंट पर्सन टू सेव योर सेल्फ इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो दे वेयर चार्ज फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, ठीक है। यहाँ पे इसमें नेसेसिटी का बचाव नहीं, मतलब आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान ले लेंगे, ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। तीसरा केस इसमें हम लिखेंगे रेक्स वर्सेस बर्न 1938। रेक्स वर्सेस बर्न 1938। इसमें क्या हुआ था, देयर वाज अ माइनर गर्ल हु वाज रेप्ड एंड माइनर गर्ल जो थी, माइनर बच्ची थी जो उसका रेप हुआ था, और शी वाज एक्चुअली प्रेग्नेंट बाय दैट रेप। एंड व्हाट डॉक्टर डिड, डॉक्टर अबॉर्टेड द चाइल्ड ऑफ दैट माइनर का इस माइनर बच्ची की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उस बच्ची का अबॉर्शन कर दिया विदाउट एनी, कह सकते हैं कि विदाउट एनी परमिशन।
ठीक है। तो डॉक्टर वॉज चार्ज फॉर द ऑफेंस ऑफ अबॉर्शन ऑफ दैट चाइल्ड, कि आपने उस बच्चे का अबॉर्शन क्यों किया। तो व्हाट ही कंटेंडेड, सर इट वाज अ नेसेसिटी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो दैट रेप्ड गर्ल वाज अबाउट टू डाई, उसकी डेथ हो जाती। ठीक, तो मैंने उसकी जान बचाने के लिए किया ऐसा अबॉर्शन। अबॉर्शन भी एक क्राइम है, लेकिन चूंकि अगर जो उसकी माँ है अगर उसी की डेथ हो जाएगी तो ऐसे कंडीशंस में अबॉर्शन किया जा सकता है। दैट्स व्हाई आई डिड टू सेव द लाइफ ऑफ दैट गर्ल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एबॉर्शन was held to be a result of necessity। ठीक है, एबॉर्शन वॉज हेल्ड टू बी अ रिजल्ट ऑफ नेसेसिटी, मतलब आपको सेक्शन 81 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 81 बेनिफिट अलाउड, मतलब सेक्शन 81 का बेनिफिट इसमें अलाउ किया गया, क्योंकि डॉक्टर ने उस बच्ची की जान बचाने के लिए वो एक्ट किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला केस जो इंडियन केस है, अभी तक हम लोग जो सारे केसेस पढ़े ये सब इंग्लिश केसेस थे, अब हम लोग इंडियन केस पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी, इनको आप लोग जानते होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और बीजेपी के लीडर भी हैं। ठीक है, 1996। इसी केस में क्या कहा गया, द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाज एब्सोल्यूट necessity, the doctrine of absolute necessity was evolved in this case। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी क्या है, मतलब यू कैन एक्सरसाइज द you can use the benefit of necessity but only if it is a kind of absolute necessity। मतलब absolute necessity का मतलब there is no other chance left for you to exercise। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशंस आएगी, एब्सोल्यूट नेसेसिटी की कंडीशन आएगी, तभी आपका नेसेसिटी का बचाव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाज इवॉल्व्ड इन व्हिच केस, तो द आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने 4 केसेस डिस्कस किया। पहला यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस होम, जिसमें जहाज से कुछ लोगों को फेंक दिया था और उस लोगों की डेथ हो गई थी। ये कहा गया कि हम नेसेसिटी का बचाव चाहते हैं, तो वो बचाव आपको मिलेगा, बट यू विल हैव टू एक्सरसाइज इट ओनली इन स्ट्रिक्ट कंडीशंस। वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस बताई गई, आप इसका एज ए वीपन यूज नहीं कर सकते। दूसरा जो सबसे लीडिंग केस है, रेजिना वर्सेस डेडली एंड स्टीफेंस, यही केस बार बार पूछता है आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में या और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में। रेजिना वर्सेस डेडली एंड स्टीफेंस 1884, इसमें दो दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त रिचर्ड पार्कर की हत्या करके उसका मांस खा के अपने आप को जिंदा रखा, और न्यायालय ने कहा कि यू कैन नॉट किल अदर्स टू सेव योर लाइफ, आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरी की जान नहीं ले सकते हैं। तीसरा केस रेक्स वर्सेस बॉर्न 1938 का केस है। इसमें एक डॉक्टर ने क्या कर दिया था,
एबॉर्शन कर दिया था एक चाइल्ड का, और दैट चाइल्ड वाज एक्चुअली अ रेप्ड चाइल्ड, ठीक है। तो व्हाट वाज हेल्ड कि अबॉर्शन वाज हेल्ड टू बी अ रिजल्ट ऑफ नेसेसिटी, इसलिए आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, सेक्शन 81 का बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद चौथा केस क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1996। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाज एक्चुअली इवॉल्व, ठीक है। ये हमारे 4 केसेज हो गए, और सेक्शन 81 या सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस, 81 ऑफ आईपीसी, 19 ऑफ बीएनएस आज कंप्लीट हुआ। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड please like and share and subscribe my channel, and share to those who are actually in need for such kind of lectures. Thank you very much.